हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमोघ नर्सिंग परिवार में। कहते हैं कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूरी रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। दृढ़ रहिए, बने रहिए अमोघ नर्सिंग परिवार के साथ में और अपने सपनों को साकार कीजिए। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही एक शानदार और बेहतरीन टॉपिक। टॉपिक का नाम है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल डिसऑर्डर। अपन बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं और मेंटल डिसऑर्डर्स की जो इटियोलॉजी और रिस्पेक्ट है वो क्या होते हैं। तो आइए देखिएगा, बने रहिएगा टॉपिक के साथ में। देखिएगा, टॉपिक का नाम है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या होती है कि किसी भी पर्सन का अपने माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट का अपने इन्वायरमेंट के साथ में कैसा एडजस्टमेंट है। कोई भी पर्सन अगर अपने माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट का अपने इन्वायरमेंट के साथ में अगर एडजस्ट कर पाता है तो पर्सन क्या कहलाता है? मेंटली हेल्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? मेंटली हेल्दी पर्सन कहलाता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है देखिएगा। बात करते हैं कि किसी भी पर्सन का अपने प्रति, सेल्फ के प्रति क्या होना चाहिए? कंफर्टेबल होना चाहिए। अपने सेल्फ के प्रति कंफर्टेबल होना चाहिए। अदर के प्रति, अदर पर्सन के प्रति भी क्या होना चाहिए? कंफर्टेबल होना चाहिए। और किसी वो जो पर्सन है वो अपनी बेसिक नीड को अचीव करने के लिए ट्राई करते रहना चाहिए। कहलाता है मेंटली हेल्दी पर्सन। क्या कहलाता है? मेंटली हेल्दी पर्सन। कि पर्सन को अपने सेल्फ के प्रति कंफर्टेबल होना चाहिए, दूसरे पर्सन के प्रति कंफर्टेबल होना चाहिए और अपनी बेसिक नीड को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए? ट्राई करते रहना चाहिए। तो क्या कहलाता है? मेंटली हेल्थ कहलाती है। देखिएगा, मेंटल हेल्थ क्या होती है कि किसी भी पर्सन का अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट का अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट क्या कहलाता है? मेंटल हेल्थ कहलाता है। और मेंटल हेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो अपने सेल्फ के प्रति कंफर्टेबल होना चाहिए, दूसरे पर्सन के प्रति कंफर्टेबल होना चाहिए और अपनी बेसिक नीड को अचीव करने के लिए ट्राई करते रहना चाहिए। कहलाता है क्या? मेंटल हेल्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? मेंटल हेल्थ कहलाता है। बात करें कि इस मेंटल हेल्थ में, इस नॉर्मल मेंटल हेल्थ में कोई भी एनी डेविएशन आ जाए, इस नॉर्मल मेंटल हेल्थ में कोई भी डेविएशन आ जाए तो any deviation in any deviation in normal any deviation in normal mental health, इस नॉर्मल मेंटल हेल्थ डे में कोई भी डेविएशन आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मेंटल डिसऑर्डर। उसे क्या कहेंगे? मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस। यानी कि किसी भी पर्सन के नॉर्मल मेंटल हेल्थ ने में नॉर्मल मेंटल किसी भी पर्सन के नॉर्मल मेंटल हेल्थ में कोई भी डेविएशन आ जाए क्या कहलाता है? मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस कहलाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। देखिएगा, बात करते हैं मेंटल डिसऑर्डर की। मेंटल डिसऑर्डर क्या होते हैं कि किसी भी पर्सन के नॉर्मल मेंटल हेल्थ में कोई भी चेंजेस आ जाए, कोई भी डेविएशन आ जाए तो कहलाती है क्या? मेंटल डिसऑर्डर। क्या कहलाते हैं? मेंटल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। मेंटल डिसऑर्डर के क्लासिफिकेशंस की बात करें तो मेंटल डिसऑर्डर को टू टाइप से क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सा? साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। साइकोसिस क्या होते हैं? साइकोसिस मेजर मेंटल इलनेस होते हैं। साइकोसिस क्या होते हैं? मेजर मेंटल इलनेस होते हैं। जबकि न्यूरोसिस माइनर मेंटल इलनेस होते हैं। साइकोसिस के अंदर पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की नीड पड़ती है, जबकि न्यूरोसिस के अंदर पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की नीड नहीं पड़ती है। बात करें ये जो साइकोसिस है इसको भी फर्दर टू टाइप से क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सा? एक क्लासिफाई है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक साइकोसिस एंड नेक्स्ट है फंक्शनल साइकोसिस। ऑर्गेनिक साइकोसिस एंड फंक्शनल साइकोसिस। ऑर्गेनिक साइकोसिस और फंक्शनल साइकोसिस को क्लासिफाई किया गया है ऑर्गेनिक बेस पर एंड फंक्शनल बेसिस पर। किस पे क्लासिफाई किया है? ऑर्गेनिक बेसिस पर और फंक्शनल बेसिस पर। कि ऑर्गेनिक जो साइकोसिस है इसके अंदर टू डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है डिलेरियम एंड सेकंड है
डिमेंशिया। फंक्शनल साइकोसिस की बात करें तो फंक्शनल साइकोसिस के अंदर 3 डिसऑर्डर्स आते हैं। एक ट्रिक है इसके लिए, MSD। MSD से याद रखिएगा, M से है एनिया, S से है जो रेनिया एंड D से है डिप्रेशन। D से है डिप्रेशन। तो फंक्शनल साइकोसिस के अंदर 3 डिसऑर्डर को इंक्लूड किया गया है, MSD, मेनिया, सिजोफ्रेनिया एंड डिप्रेशन। जबकि ऑर्गेनिक साइकोसिस के अंदर डिलीरियम एंड डिमेंशिया को इंक्लूड किया गया है। बात करें न्यूरोसिस की, न्यूरोसिस के अंदर 4 डिसऑर्डर रखे गए हैं। आप और हम मोस्टली सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में क्या करते हैं, पोहा खाते हैं। तो एक ट्रिक है पोहा से, इससे है फोबिया, ओ से है ओसियन या ओसीडी, बोले तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एच से है हिस्टीरिया और ए से है एंजाइटी न्यूरोसिस। ऐसे है एंजाइटी न्यूरोसिस। तो देखिएगा अपने मेंटल डिसऑर्डर को कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है, 2 टाइप से मेंटल डिसऑर्डर को क्लासिफाई किया है, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। साइकोसिस मेजर मेंटल इलनेस होते हैं या मेजर मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, जबकि न्यूरोसिस माइनर मेंटल डिसऑर्डर होते हैं या माइनर मेंटल इलनेस होते हैं। साइकोसिस को हॉस्पिटलाइजेशन की नीड पड़ती है, जबकि न्यूरोसिस वाले पर्सन को हॉस्पिटलाइजेशन की नीड नहीं पड़ती है। साइकोसिस को भी फर्दर 2 टाइप से क्लासिफाई किया है, ऑर्गेनिक साइकोसिस एंड फंक्शनल साइकोसिस। ये ऑर्गेनिक बेस पर इसको डिवाइड किया गया है, जबकि इसको फंक्शनल बेसिस पर डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनिक साइकोसिस के अंदर 2 डिसऑर्डर इंक्लूड किए गए हैं, डिलेरियम एंड डिमेंशिया, डिलेरियम एंड डिमेंशिया। जबकि फंक्शनल साइकोसिस के अंदर 3 डिसऑर्डर इंक्लूड किए गए हैं, MSD, बोले तो मेनिया, सिजोफ्रेनिया एंड डिप्रेशन। नेक्स्ट बात करें न्यूरोसिस की, तो न्यूरोसिस के अंदर 4 डिसऑर्डर को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन सा, फोबिया, ओसियन एंड ओसीडी, बोले तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एस से है हिस्टीरिया एंड ए से है एंजाइटी न्यूरोसिस। बात करें इन सभी की, ऑल साइकोसिस are more common in all psychosis are more common in male। जितने भी साइकोसिस हैं, जितने भी साइकोटिक डिसऑर्डर हैं, यह मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं किसके अंदर, मेल के अंदर कॉमनली देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट वन डिप्रेशन, एक्सेप्ट वन डिप्रेशन। डिप्रेशन इज मोर कॉमन, डिप्रेशन इज मोर कॉमन इन फीमेल। तो डिप्रेशन है मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है किसके अंदर, फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। जबकि बात करें न्यूरोसिस की, ऑल न्यूरोसिस आर मोर कॉमन इन फीमेल, यानी कि ऑल न्यूरोसिस मोस्ट कॉमनली किसके अंदर देखने को मिलते हैं, फीमेल के अंदर कॉमनली देखने को मिलते हैं। आगे बात करें कि डिफरेंस इन बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस, साइकोसिस और न्यूरोसिस के अंदर क्या मेजरली डिफरेंट होते हैं। डिफरेंस इन बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। साइकोसिस एंड न्यूरोसिस देन के डिफरेंस को अपन एक टेबल के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फीचर में बात करें सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो साइकोसिस जो होते हैं ये होते हैं मेजर मेंटल डिसऑर्डर। साइकोसिस होते हैं ये मेजर मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, जबकि न्यूरोसिस होते हैं यह माइनर मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, माइनर मेंटल डिसऑर्डर। देन बात करें हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं कि कौन से डिसऑर्डर के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन की पड़ेगी और कौन से में नहीं पड़ेगी। तो साइकोसिस है इसके अंदर यूजुअली
usually required hospitalization, usually required hospitalization, then usually न्यूरोसिस की बात करें, usually does not required hospitalization, देखिए इस प्रकार के डिसऑर्डर के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन की नीड नहीं पड़ती है। आगे बात करते हैं सीवियरिटी की। सीवियरिटी की जो साइकोसिस होते हैं ये वेरी सीवियर डिसऑर्डर होते हैं, जबकि न्यूरोसिस लेस सीवियर डिसऑर्डर होते हैं। बात करें इनसाइट की, तो इनसाइट क्या होता है कि किसी भी पर्सन का अपने सेल्फ मेंटल स्टेटस के बारे में अवेयरनेस होना क्या कहलाता है, इनसाइट कहलाता है। अवेयरनेस अबाउट सेल्फ मेंटल स्टेटस इज नोन एज इनसाइट। तो इनसाइट की बात करें तो जो साइकोसिस पर्सन होते हैं इनके अंदर इनसाइट कैसी होती है, एब्सेंट होती है, जबकि न्यूरोसिस के अंदर जो इनसाइट होती है कैसी होती है, प्रेजेंट होती है। बात करें हेलुसिनेशन एंड डिलूजन की, बात करें हेलुसिनेशन एंड डिलूजन, हेलुसिनेशन एंड डिलूजन, हेलुसिनेशन एंड डिलूजन। हेलुसिनेशन क्या होता है कि ए रॉन्ग परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई, किसी भी एक्चुअल स्टिमुलाई की एब्सेंस में भी अगर किसी पर्सन को रॉन्ग परसेप्शन हो रहे हैं अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा तो क्या कहलाता है, हेलुसिनेशन कहलाता है। डिलूजन की बात करें कि ए फाल्स फिक्स्ड बिलीफ ऑफ ए पर्सन, किसी भी पर्सन का किसी भी चीज के प्रति फाल्स फिक्स्ड बिलीफ हो जाता है तो क्या कहलाता है, डिलूजन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिलूजन कहलाता है। बात करें कि हेलुसिनेशन एंड डिलूजन जो साइकोसिस के अंदर होते हैं, साइकोसिस के अंदर तो क्या देखने को मिलते हैं, साइकोसिस के अंदर तो प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, जबकि न्यूरोसिस के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, एब्सेंट देखने को मिलते हैं। बात करें जजमेंट की, बात करते हैं जजमेंट की कि जजमेंट कैसा रहने वाला है। जजमेंट कैसा रहने वाला है, तो साइकोसिस के अंदर जो जजमेंट होता है वो एब्सेंट होता है, जबकि न्यूरोसिस वाले पर्सन के अंदर जजमेंट प्रेजेंट होता है। बात करें कॉन्टेक्ट टू रियलिटी, बात करें कॉन्टेक्ट टू रियलिटी कि किस डिसऑर्डर के अंदर पर्सन का अपने रियलिटी से कॉन्टेक्ट रहने वाला है, तो बात करें साइकोसिस के अंदर नो कॉन्टेक्ट टू रियलिटी, नो कॉन्टेक्ट टू रियलिटी, इसके साइकोसिस वाले पर्सन के अंदर रियलिटी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं रह पाता है, जबकि न्यूरोसिस के पर्सन के अंदर कॉन्टेक्ट टू रियलिटी, रियलिटी से कॉन्टेक्ट रहता है। बात करें आगे, बात करते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी की। तो साइकोसिस है उसके अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्गेनाइज्ड देखने को मिलती है, साइकोसिस के अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्गेनाइज्ड देखने को मिलती है, जबकि न्यूरोसिस के अंदर जो पर्सनालिटी है वो ऑर्गेनाइज्ड देखने को मिलती है, ऑर्गेनाइज्ड देखने को मिलती है। बात करें आगे, आगे बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो जो साइकोसिस है उसके अंदर जो एग्जाम्पल होते हैं मोस्टली कौन कौन से डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, डिलेरियम देखने को मिलता है, देन डिमेंशिया देखने को मिलता है, देन MSD, अभी आपको बताया था एक ट्रिक से कि MSD बोले तो मेनिया, सिजोफ्रेनिया एंड डिप्रेशन, ये सब डिसऑर्डर आते हैं किसके अंदर, साइकोसिस के अंदर, जबकि न्यूरोसिस के अंदर अभी आपको एक ट्रिक बताई गई थी, ट्रिक थी क्या पोवा, ट्रिक थी क्या पोवा, पोवा से है याद रखिएगा फोबिया, ओसियन एंड ओसीडी बोले तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, हिस्टीरिया एंड एंजाइटी न्यूरोसिस। बात करें इनके ट्रीटमेंट की, बात करें इनके ट्रीटमेंट की, इनका जो ट्रीटमेंट है वो क्या रहने वाला है, ट्रीटमेंट की। तो जो साइकोसिस वालों का जो साइकोसिस वाले जो डिसऑर्डर है उनका जो मेजर ट्रीटमेंट होता है वो होता है ECT एंड साइकोफार्मेकोलॉजी, ECT एंड साइकोफार्मेकोलॉजी। ECT क्या होती है, प्रीवियस क्लास में अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था कि ECT की क्या होती है और कंप्लीट ECT के बारे में अपन ने प्रीवियस में
क्लास दी हुई है। जिन्होंने भी अभी तक ईसीटी के बारे में नहीं पढ़ा है वो जाके अपनी प्रीवियस क्लास से ईसीटी के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है साइकोफार्मेकोलॉजी। साइकोफार्मेकोलॉजी क्या होती है कि किसी भी पेशेंट के या मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग की स्टडी की जाती है वो किसमें की जाती है, साइकोफार्मेकोलॉजी में की जाती है। साइकोफार्मेकोलॉजी के अंदर अलग अलग कैटेगराइजेशन किया गया है, अलग अलग कैटेगरी दी गई है मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। इसके अंदर 4 कैटेगरी दी गई है। कौन कौन सी? एंटी एंटी साइकोटिक ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी मैनिक ड्रग एंड एंटी एंटी एंजाइटी ड्रग। साइकोफार्मेकोलॉजी के अंदर 4 कैटेगरी दी गई है, एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी मैनिक ड्रग एंड एंटी एंजाइटी ड्रग। देन बात करें मेजर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोसिस। न्यूरोसिस का जो मेजर ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा? साइको थेरेपी एंड साइको फार्मेकोलॉजी। देन साइकोफार्मेकोलॉजी के अंदर कैटेगराइजेशन किया गया है कितना? 4 कैटेगरी। वही देन एंटी साइकोटिक ड्रग, देन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, देन एंटी मैनिक ड्रग, देन एंटी एंजाइटी ड्रग्स। तो ये होता है डिफरेंस इन बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। डिफरेंस इन बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस देखेगा। डिफरेंस इन बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। बात करें फीचर्स की, सबसे पहले बात करें डेफिनेशन की। जो साइकोसिस होते हैं मेजर मेंटल इलनेस होते हैं, जबकि न्यूरोसिस माइनर मेंटल इलनेस होते हैं। बात करें हॉस्पिटलाइजेशन की, साइकोसिस है इसके अंदर यूजुअली रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन, न्यूरोसिस के अंदर यूजुअली डज नॉट रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन। बात करें सीवियरिटी की, तो साइकोसिस वेरी सीवियर होते हैं जबकि न्यूरोसिस लेस सीवियर होते हैं। बात करें इनसाइट की, इनसाइट साइकोसिस के अंदर एब्सेंट देखने को मिलती है जबकि न्यूरोसिस के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलती है। बात करें हेलुसिनेशन एंड डिलूजन की, हेलुसिनेशन एंड डिलूजन साइकोसिस के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलते हैं जबकि न्यूरोसिस के अंदर एब्सेंट देखने को मिलते हैं। बात करें जजमेंट की, जजमेंट साइकोसिस के अंदर एब्सेंट देखने को मिलते हैं जबकि न्यूरोसिस के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। बात करें कॉन्टेक्ट टू रियलिटी, बात करें कॉन्टेक्ट टू रियलिटी, साइकोसिस के अंदर नो कॉन्टेक्ट टू रियलिटी जबकि न्यूरोसिस के अंदर कॉन्टेक्ट टू रियलिटी देखने को मिलती है। बात करें पर्सनालिटी की, साइकोटिक पर्सन के अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्गेनाइज हो जाती है जबकि न्यूरोसिस के अंदर पर्सनालिटी ऑर्गेनाइज रहती है। एग्जाम्पल की बात करें कि साइकोसिस के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं? डिलीरियम, डिमेंशिया, मेनिया, सिजोफ्रेनिया एंड डिप्रेशन। देन बात करें न्यूरोसिस के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं? फोवा से याद रखिएगा, फोबिया, ओसियन, हिस्टीरिया एंड एंजाइटी न्यूरोसिस। बात करें इनके मेजरली ट्रीटमेंट की, इनका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो साइकोसिस के अंदर जो मेजर ट्रीटमेंट होता है वो ईसीटी एंड साइकोफार्मेकोलॉजी होता है। साइकोफार्मेकोलॉजी के अंदर भी कैटेगराइज किया गया है एंटी साइकोटिक ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी मैनिक ड्रग, देन एंटी एंजाइटी ड्रग। देन बात करें न्यूरोसिस के अंदर साइकोथेरेपी एंड साइकोफार्मेकोलॉजी इसका ट्रीटमेंट होता है। ये होता है डिफरेंस इन बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस की। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है ICD-10 क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन कौन सा है? ICD-10 क्लासिफिकेशन। ICD-10 क्लासिफिकेशन होता क्या है देखिएगा। ICD-10 क्लासिफिकेशन, आई से है इंटरनेशनल, इससे हैं क्लासिफिकेशन, इससे हैं ऑफ डिजीज। तो आईसीडी का फुल फॉर्म होता है
इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। एक बार ग्रुप 5 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि ICD-10 का फुल फॉर्म क्या होता है। ग्रुप 5 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि ICD-10 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। तो इसमें 10 दिया गया है, तो इसमें 10 दिया गया है, ये है इसका वर्जन। ये क्या है इसका वर्जन या एडिशन, वर्जन या एडिशन क्या है 10। जो ICD-10 है, ICD-10 है ये जो डेवलप्ड किया गया है, ICD-10 डेवलप्ड बाय WHO, इसके द्वारा डेवलप्ड किया गया है, WHO के द्वारा डेवलप किया गया है। अब WHO क्या है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO है क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। WHO का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है, कब इस्टेब्लिश किया गया है 7 अप्रैल 1948 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। इसीलिए WHO के लिए सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है कब सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। कब सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और जो WHO है तो WHO है, WHO का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, जेनेवा में। कहाँ पे है, जेनेवा में है। और जो जेनेवा है ये कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड है। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड क्या है, बर्न। क्या है, बर्न है। देखिएगा आगे बात करते हैं जो 2024 की जो थीम थी, 2024 की जो थीम थी वो क्या थी, माई हेल्थ इज माई राइट, माई हेल्थ इज माई राइट। देखिएगा ICD-10 क्या होता है, ICD-10 क्या होता है, ICD-10 इंटरनेशनल क्लास, ICD-10 क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ग्रुप 5 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। बात करें 10 क्या है, इसका वर्जन है या इसका एडिशन है। जो ICD-10 को जो डेवलप किया गया था WHO के द्वारा डेवलप किया गया था। अरे किसके द्वारा डेवलप किया गया था, WHO के द्वारा डेवलप किया गया था। WHO का मतलब क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको WHO को स्टैब्लिश किया गया था, कब स्टैब्लिश किया था 7 अप्रैल 1948 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी 7 अप्रैल को, एवरी 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, जेनेवा में है। कहाँ पे है, जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। और स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो कहाँ पे है, बर्न में है। 7 अप्रैल 2024 की जो थीम थी वो थी माई हेल्थ इज माई राइट, माई हेल्थ इज माई राइट। बात करें ICD-10 के अंदर जो ICD-10 के अंदर जो है ऑल मेंटल डिसऑर्डर है, तो ऑल मेंटल डिसऑर्डर है, ऑल मेंटल डिसऑर्डर को कहाँ रखा गया है, कहाँ रखा गया है, F चैप्टर के अंदर रखा गया है। कहाँ रखा गया है, F चैप्टर के अंदर रखा गया, F चैप्टर के अंदर रखा गया है। और जो F चैप्टर होते हैं क्या होते हैं, F00 से F99, यानी कि मतलब क्या है कि जितने भी मेंटल डिसऑर्डर हैं ऑल मेंटल डिसऑर्डर आर इंक्लूडेड इन F चैप्टर। और F चैप्टर F00 से F99 तक होता है। देखते हैं, आइए देखते हैं कि कौन से F चैप्टर के अंदर कौन सा मेंटल डिसऑर्डर इंक्लूड किया गया है। देखिएगा बात करते हैं ICD-10 क्लासिफिकेशन कौन से चैप्टर के अंदर कौन से डिसऑर्डर को रखा गया है। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं अपन F00 से F09, जिसके अंदर रखा गया है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर को। किसको रखा गया है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर को। और ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के अंदर कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, तो डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा, डिलेरियम एंड
डिमेंशिया, डिलीरियम एंड डिमेंशिया। बात करें डिलीरियम क्या होता है कि डिलीरियम इट इज द क्लाउडेड कॉन्शियसनेस, यानी कि जो पर्सन का कॉन्शियसनेस है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, क्लाउडेड देखने को मिलता है। इसीलिए जो डिलीरियम होता है कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर होता है। जो डिलीरियम होता है इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो एकदम क्लाउडी हो जाता है, यानी कि पर्सन को एकदम अवेयरनेस नहीं होती है टाइम प्लेस पर्सन के बारे में और अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बारे में क्लैरिटी नहीं बता पाता है। और अगर उसको कोई पेनफुल स्टिमुलस दे देता है तो उसके प्रति भी रेस्पॉन्ड सही से नहीं कर पाता है। दैट इज द डिलीरियम। नेक्स्ट बात करें ये एक्यूटली डेवलप होता है। नेक्स्ट बात करें डिमेंशिया की। डिमेंशिया के अंदर मेजरली डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है मेमोरी के अंदर। इसीलिए जो डिमेंशिया होता है यह मेमोरी का डिसऑर्डर होता है। किसका डिसऑर्डर होता है, मेमोरी का डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर पर्सन अपनी चीजें जो चीजें हैं उसने याद की अपनी लाइफ के अंदर वो भूलने लग जाता है। जो डिमेंशिया का जो मेन कोज है वो डिजनरेटिव डिसऑर्डर होता है। क्या होता है, डिजनरेटिव। जैसे जैसे न्यूरोनल सेल के अंदर डिजनरेशन देखता है वैसे वैसे डिमेंशिया देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है एफ नेक्स्ट है एफ एफ 10 से F19। F10 से F19 इसके अंदर इंक्लूड किया गया है इसको पसाद। पसाद क्या होते हैं, साइको एक्टिव सबस्टेंस एब्यूज डिसऑर्डर। साइको एक्टिव सबस्टेंस एब्यूज डिसऑर्डर। जो नारकोटिक्स होते हैं, जो हेरोइन, चरस, गांजा, भांग होते हैं, इसके अलावा जो एल्कोहलिज्म होते हैं, जो सिडेटिव्स होते हैं, जो स्टिमुलेंट्स होते हैं, उन सब की स्टडी कहाँ होती है, पसाद के अंदर की जाती है। उन सब की स्टडी साइकोएक्टिव सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर की वजह से जो डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं उनको इंक्लूड किया गया है कहाँ पे, F10 से F19 के अंदर। नेक्स्ट है F20 से F29। नेक्स्ट कौन सा है, F20 से F29। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और F20 से F29 के अंदर किसको रखा गया है, सिजोफ्रेनिया को रखा गया है। किसको रखा गया है, सिजोफ्रेनिया को रखा गया है। और सिजोफ्रेनिया क्या है, सिजोफ्रेनिया इट इज द मेजर डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर, अफेक्ट एंड थॉट। पर्सन के बिहेवियर में, अफेक्ट में और उसके थॉट में क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। क्या कहलाता है, सिजोफ्रेनिया कहलाता है। सिजोफ्रेनिया जो नाम दिया था वो एक साइंटिस्ट था यूजेन ब्यूलर के द्वारा दिया गया था। सिजोफ्रेनिया से पहले डिमेंशिया प्रिकॉक्स नाम से जाना जाता था। और डिमेंशिया प्रिकॉक्स जो नाम दिया गया था वो दिया गया था एमिल क्रेपलिन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, एमिल क्रेपलिन के द्वारा दिया गया था। तो सिजोफ्रेनिया होता है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसके अंदर देखिएगा कौन कौन से टाइप्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर 4 टाइप्स देखने को मिलते हैं। सिंपल सिजोफ्रेनिया, एबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, देन कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। अपन आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, या आगे जो भी क्लास आएगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि सिजोफ्रेनिया क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं और इसके साइंस सिम्टम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर, नेक्स्ट जो है F30 से F39। F30 से F39 के अंदर रखा गया है किसको, मूड डिसऑर्डर को। किसको रखा गया है, मूड डिसऑर्डर को। और मूड डिसऑर्डर के अंदर 2 डिसऑर्डर है, कौन कौन सा, मेनिया एंड डिप्रेशन। मेनिया एंड डिप्रेशन। मेनिया के अंदर जो पर्सन है, मेनिया के अंदर जो पर्सन है का जो मूड है एलिवेटेड हो जाता है। मूड क्या हो जाता है, एलिवेटेड हो जाता है। 2 न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन एंड नोरेपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है मेनिया के अंदर। इसीलिए पर्सन का एलिवेटेड लेवल ऑफ मूड देखने को मिलता है। जबकि डिप्रेशन के अंदर सीरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन का जो लेवल है नॉर्मल पर्सन की तुलना में डिक्रीज हो जाता है, इसलिए सैडनेस और मूड देखने को मिलता है। कहलाता है क्या, डिप्रेशन। नेक्स्ट है F40 से F48। F40 से F48 इसके अंदर रखा गया है इसको, न्यूरोसिस को। रखा गया है न्यूरोसिस को। और न्यूरोसिस के अंदर कितने डिसऑर्डर आते हैं, 4 डिसऑर्डर आते हैं। अपने अभी एक ट्रिक देखी थी, ट्रिक का नाम था पोवा। पी से है फोबिया, ओ से ओशियन, एच से है हिस्टीरिया, ए से है एंजाइटी, न्यूरोसिस। नेक्स्ट डिसऑर्डर है एफ नेक्स्ट डिसऑर्डर ईटिंग डिसऑर्डर को रखा गया है F50 से F59। और ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर आते हैं एनोरेक्सिया, नोजिया,
एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड पाइका। नेक्स्ट डिसऑर्डर है F60 से F69। F60 से 69 के अंदर पर्सन के हैबिट डिसऑर्डर, उसके पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर को इंक्लूड किया गया है F60 से F69 के अंदर। नेक्स्ट है F70 से F79 के अंदर रखा गया है MR। बोले तो मेंटल रिटार्डेड जो पर्सन होते हैं वो F चैप्टर 70 से 79 के अंदर रखा गया है। MR होता है मेंटल रिटार्डेशन। जब किसी पर्सन का IQ लेवल लेस देन 70 हो जाता है तो उस पर्सन को डिक्लेयर कर दे देता है इस पर्सन के अंदर मेंटल रिटार्डेशन है। नेक्स्ट है F80 से F89। नेक्स्ट है F80 से F89, इसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज डिसऑर्डर को रखा गया है। इसके अलावा डिसऑर्डर ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट, F80 से F89 के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज या डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर को रखा गया है। नेक्स्ट है F90 से F99। नेक्स्ट कौन सा है F90 से F99 और इसके अंदर रखा गया है चाइल्डहुड डिसऑर्डर। चाइल्डहुड में इमोशनल डिसऑर्डर या बिहेवियरल डिसऑर्डर जैसे लाइक एज ऑटिज्म वाले जो पर्सन बच्चे चाइल्ड होते हैं उनको F90 से F99 के अंदर रखा गया है। स्पेशली बात करें तो एक अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। कौन होते हैं? अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। इनको भी F90 से F99 के अंदर रखा गया है। अगर अलग से पूछ लिया जाए तो स्पेशली इसमें भी जो F99 जो चैप्टर होता है उसके अंदर रखा गया है किसको? अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर्स को। तो ये होता है कंप्लीट ICD-10 क्लासिफिकेशन। देखिएगा एक बार समराइज करते हैं कि ICD-10 क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखिएगा ICD-10 क्लासिफिकेशन की बात करें तो ICD का मतलब है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। जो 10 है वो इसका क्या है? वर्जन है या एडिशन है। जो ICD-10 है इसको डेवलप किया गया था किसके द्वारा? WHO के द्वारा डेवलप किया गया है। WHO बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO को स्टैब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 के अंदर। वर्ल्ड जो जब 7 अप्रैल को स्टैब्लिश किया गया था इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। जो WHO है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल कहाँ है? बर्न में। कहाँ पे है? बर्न में है। जो 2024 की जो थीम वो थी माई हेल्थ इज माई राइट। माई हेल्थ इज माई राइट। इसके बाद बात करते हैं जो ICD-10 है उसके अंदर ऑल मेंटल डिसऑर्डर को कहाँ रखा गया है? F चैप्टर के अंदर रखा गया है। और जो F चैप्टर होते हैं वो होते हैं F00 से F99 तक। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर को रखा गया है। बात करते हैं ICD-10 के क्लासिफिकेशन के अंदर F00 से F09 के अंदर ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर को रखा गया है। और ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के अंदर 2 डिसऑर्डर इंक्लूड किए गए हैं, डिलीरियम एंड डिमेंशिया। F10 से F19 के अंदर रखा गया है फसाद। बोले तो साइको एक्टिव सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर। बोले तो कहो साइको एक्टिव सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर्स के रखा गया है। जो नार्कोटिक्स होते हैं, जो स्टिमुलेंट्स होते हैं, जो सिडेटिव्स होते हैं, जो हेलुसिनेटरी ड्रग होते हैं, अल्कोहलिज्म वाले पर्सन के जैसे जो अल्कोहलिज्म के जैसे जो डिसऑर्डर होते हैं वे कहाँ रखे गए हैं? फसाद के अंदर रखे गए हैं। नेक्स्ट है F20 से F29, इसके अंदर सिजोफ्रेनिया को रखा गया है। और सिजोफ्रेनिया के अंदर मोस्टली बिहेवियर अफेक्ट एंड थॉट के अंदर मेजर डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। बात करें F30 से F39, F30 से 39 के अंदर मूड डिसऑर्डर को रखा गया है। और मूड डिसऑर्डर के अंदर 2 डिसऑर्डर होते हैं, मेनिया एंड डिप्रेशन। F40 से 48 के अंदर जो डिसऑर्डर को रखा गया है न्यूरोसिस वाले डिसऑर्डर को रखा गया है। और न्यूरोसिस के अंदर जो डिसऑर्डर आते हैं फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, देन हिस्टीरिया, देन एंजाइटी न्यूरोसिस। नेक्स्ट है F50 से F59, इसके अंदर रखा गया है ईटिंग डिसऑर्डर। और ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर पाइका, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा को रखा गया है। देन बात करते हैं F60 से F69, हैबिट या पर्सनालिटी एंड साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर। देन बात करते हैं F70 से 79, MR मेंटल रिटार्डेड। जब IQ लेवल 70 से बिलो हो जाता है तो मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलते हैं। F70 देन 70 से याद रख सकते हैं, जैसे ही IQ लेवल 70 से बिलो हो जाता है तो पर्सन को मेंटल रिटार्ड करते हैं। और इसको F70 से 79 वाले चैप्टर के अंदर रखा गया है। बात करें F80 से F89, इसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज या डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर रखा गया है।
देन बात करते हैं F90 से 99 चाइल्डहुड डिसऑर्डर, इमोशनल या बिहेवियरल डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल ऑटिज्म के अंदर ऑटिज्म वाले को कहाँ रखा गया है F90 से 99 के अंदर। स्पेशली बात करें अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर जो F को रखा गया है स्पेशली कहाँ पे F99 के अंदर रखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है वो आता है DSM क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन आता है? DSM क्लासिफिकेशन। देखिएगा DSM क्लासिफिकेशन क्या होता है। डी से है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। तो जो फाइव है ये क्या है, इसका वर्जन है या तो क्या है एडिशन है। तो डीएसएम का क्या होता है? डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल। और ये जो क्लासिफिकेशन चलता है वो चलता है कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट के अंदर चलता है। और जो डीएसएम क्लासिफिकेशन है ये डेवलप्ड किया गया है, डेवलप्ड बाय अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके द्वारा डेवलप किया गया है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा इसको क्या किया गया है? डेवलप्ड किया गया है। जो DSM-5 है इसके अंदर एक्सेस होते हैं, इसके अंदर जो एक्सेस होते हैं वो एक्सेस कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 एक्सेस होते हैं। अलग अलग एक्सेस के अंदर अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर को रखा गया है। देखिएगा कौन कौन से एक्सेस के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर को रखा गया है। 5 एक्सेस होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले एक्सेस फर्स्ट। एक्सेस फर्स्ट के अंदर साइकेट्रिक डायग्नोसिस, यानी कि किसी भी पेशेंट का मेंटल डायग्नोसिस या साइकेट्रिक डायग्नोसिस करते हैं उसको कहाँ रखा गया है? एक्सेस फर्स्ट में रखा गया है। और साइकेट्रिक डायग्नोसिस कैसे करते हैं कि पेशेंट की अपन क्या करते हैं? हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं। हिस्ट्री कहाँ से ले सकते हैं? पेशेंट से ले सकते हैं, फैमिली मेंबर से ले सकते हैं, उसके रिलेटिव से ले सकते हैं, उसके कोवर्कर से ले सकते हैं, और उसके आसपास जो भी उसके एरिया में जो रहते हैं या उसके जो क्लोज फ्रेंड है, उसके बेस्ट फ्रेंड है, उनसे भी ले सकते हैं। इसके अलावा MSE करते हैं बोले तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। देन MMSE भी कर सकते हैं बोले तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। बात करेंगे, अलग से क्लास लेंगे कि कैसे डायग्नोसिस करते हैं। नेक्स्ट है एक्सिस सेकंड। एक्सिस सेकंड के अंदर आता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड मेंटल रिटार्डेड वाले पर्सन को रखा गया है कहाँ पे? एक्सिस सेकंड के अंदर रखा गया है। कहाँ रखा गया है? एक्सिस सेकंड के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट है जो जनरल मेडिकल कंडीशन है, जनरल मेडिकल कंडीशन है उनको कहाँ रखा गया है? एक्सिस थर्ड के अंदर रखा गया है। साइको सोशल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उसको रखा गया है कहाँ पे? एक्सिस फोर के अंदर रखा गया है। और असेसमेंट ऑफ करंट ईयर एंड लास्ट 1 ईयर को जो रखा गया है वो रखा गया है कहाँ पे? एक्सिस 5 के अंदर रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? एक्सिस 5 के अंदर रखा गया है। यानी कि जो करंट ईयर जो चल रहा है और जो लास्ट ईयर जो गया है उन दोनों का असेसमेंट करते हैं कि कितने डाटाज हैं, कितने किस डिसऑर्डर के कितने पेशेंट्स देखने को मिले और कौन सी प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम है। वो जो मेजर प्रॉब्लम है लास्ट ईयर की कौन सी मेजर प्रॉब्लम है और करंट ईयर की कौन सी मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, उसी के अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है। तो देखिएगा ये होता है DCM-5 क्लासिफिकेशन। तो DCM-5 क्लासिफिकेशन क्या होता है? DCM, डी से है डायग्नोस्टिक, एस से है स्टैटिस्टिकल एंड एम से है मैनुअल। 5 क्या है? इसका वर्जन है या क्या है? एडिशन। ये जो चलता है यूनाइटेड स्टेट के अंदर चलता है, डेवलप्ड किया गया था अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन द्वारा डेवलप किया गया है। इसके अंदर 5 एक्सिस होते हैं। कौन कौन से एक्सिस होते हैं देखिएगा। एक्सिस फर्स्ट, इसके अंदर साइकेट्रिक डायग्नोसिस को रखा गया है। एक्सिस सेकंड, पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड मेंटल रिटार्डेड वाले पर्सन को एक्सिस में रखा गया है। एक्सिस थर्ड, जनरल मेडिकल कंडीशन वाले को एक्सिस थर्ड के अंदर रखा गया है। और साइको सोशल एनवायरमेंट को एक्सिस फोर्थ के अंदर रखा गया है। और असेसमेंट ऑफ करंट ईयर एंड लास्ट ईयर को कहाँ रखा गया है? एक्सिस 5 के अंदर रखा गया है। देखिएगा आगे बात करते हैं। ये तो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर कि कितने टाइप से क्लासिफिकेशन होता है। तो अपन ने कितने टाइप से पढ़ा? 3 टाइप से। कौन कौन सा? इंडियन क्लासिफिकेशन, देन ICD-10 क्लासिफिकेशन, देन DCM-5 क्लासिफिकेशन।
आखिरकार क्या रीजन होते हैं कि किसी भी पेशेंट के अंदर मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, तो देखिएगा, बात करते हैं कि कैसे देखने को मिलता है। बात करते हैं etiology एंड etiology एंड रिस्क फैक्टर ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। क्या क्या etiology होती है, क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, तो देखिएगा, बात करते हैं। एग्जैक्ट जो etiology होती है, एग्जैक्ट जो etiology होती है, वो तो क्या होती है, अननोन होती है। क्या होती है, अननोन होती है। लेकिन बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की, तो रिस्क फैक्टर की वजह से ही पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, मेंटल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। देखिएगा, रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, तो रिस्क फैक्टर को क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप से। क्या टाइप से, 4 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सा, बायोलॉजिकल फैक्टर, साइको सोशियल फैक्टर, सोशियो कल्चरल फैक्टर एंड अदर फैक्टर। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर फर्स्ट है जेनेटिक हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री। देखिएगा, इसके अंदर क्या होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर किसी भी पर्सन की जेनेटिक हिस्ट्री या उसकी फैमिली हिस्ट्री में पहले से कोई मेंटल डिसऑर्डर हो, तो उनके आने वाले बच्चों में चांसेस बढ़ जाते हैं मेंटल डिसऑर्डर होने के। देखिएगा कैसे, कि फॉर एग्जांपल, जैसे किसी पर्सन के अंदर सिजोफ्रेनिया है, या उसकी जो उसके जो फैमिली है, मदर या फादर, किसी में से एक पेरेंट को सिजोफ्रेनिया है या दोनों पेरेंट को सिजोफ्रेनिया है, तो आने वाले जो उसके बच्चे हैं में सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। यदि सिंगल पेरेंट को अगर सिजोफ्रेनिया है, तो उनके सिंगल पेरेंट को अगर सिजोफ्रेनिया है, तो उनके चाइल्ड में जो सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस हैं वो कितने हैं, 10% है। कितने हैं, 10% है। जबकि यदि बोथ पेरेंट को सिजोफ्रेनिया है, तो उनके जो बच्चों में चांसेज हैं सिजोफ्रेनिया होने के, वो कितने चांसेज हैं, 40% चांसेज है। तो पहला जो पॉइंट है वो है जेनेटिक हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री। यदि सिंगल पेरेंट को सिजोफ्रेनिया है, तो उनके जो आने वाले जो चाइल्ड हैं, चिल्ड्रंस हैं, अंदर 10% चांसेज हो जाते हैं सिजोफ्रेनिया होने के। यदि बोथ पेरेंट को सिजोफ्रेनिया है, उनके होने वाले जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, में 40% चांसेज बढ़ जाते हैं सिजोफ्रेनिया होने के। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर। कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर के अंदर क्या होते हैं कि जो डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी पर्सनैलिटी। कैसे देखने को मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू बॉडी पर्सनैलिटी देखने को मिलेंगे कि जिस प्रकार की पर्सन की पर्सनैलिटी होती है, उसी प्रकार का उसके अंदर डिसऑर्डर्स देखने को मिलता है। जैसे कोई पर्सन है एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, तो उसके अंदर मेनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या जैसे कोई इंट्रोवर्ट पर्सन है, के अंदर डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कोई एनजीएस पर्सन है, तो उसके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या कोई ऑब्सेसिव टाइप पर्सन है, तो उसके अंदर ओसीएन
या ओसीडी बोले तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या किसी पर्सन के अंदर सिजोइड टाइप पर्सन है तो उसके अंदर सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक मेलेन कोलिक पर्सन होता है तो उसके उस प्रकार के पर्सन के अंदर डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि एक मेलनकोलिक पर्सनालिटी वाले पर्सन के अंदर कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, तो कौन सा डिसऑर्डर मिलेगा, डिप्रेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा साइक्लोथाइमिक पर्सनालिटी वाले पर्सन का डिसऑर्डर देखने को मिलेगा बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। कौन सा देखने को मिलेगा, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, पर्सन को क्या होता है, कभी तो मेनिया कभी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। जब एलिवेशन ऑफ मूड देन मेनिया, सैडनेस ऑफ मूड डिप्रेशन, एलिवेशन ऑफ मूड मेनिया, सैडनेस ऑफ मूड डिप्रेशन। जब पर्सन एलिवेशन में जाएगा यानी कि मेनिया में जाएगा हैप्पी फील करेगा, जब पर्सन जाएगा सैडनेस फील करेगा, जब मेनिया में जाएगा हैप्पीनेस, जब जाएगा सैडनेस फील करेगा। तो जो साइक्लोथाइमिया वाले पर्सन है तो ऐसी फीलिंग आती है तो कभी खुशी और कभी गम वाली फीलिंग देखने को मिलती है। ये होता है कौन सा फैक्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, अकॉर्डिंग टू बॉडी पर्सनैलिटी का देखने को मिलता है, डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा थर्ड है फिजिकल डेप्रीवेशन। फिजिकल डेप्रीवेशन में क्या देखने को मिलेगा कि पेशेंट को प्रॉपर फूड मिल रहा है, क्लोथ मिल रहे हैं, या उसको रहने के लिए जगह मिल रही है, शेल्टर्स मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट फोर्थ है फिजिकल हैंडीकैप्ड। फिजिकल हैंडीकैप्ड में जैसे क्या हो गया, डीपनेस हो गया, डंपनेस हो गया, देन ब्लाइंडनेस हो गया, ये देखने को मिलता है। तो ये होता है कौन सा, बायोलॉजिकल फैक्टर। कौन सा फैक्टर होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट है साइको सोशल फैक्टर। साइको सोशल फैक्टर की बात करें इसके अंदर होता है फर्स्ट मैटरनल डेप्रीवेशन। मैटरनल डेप्रीवेशन का मतलब क्या होता है कि किसी बच्चे की जो मदर है उसका लॉस हो गया है या मदर की डेथ हो गई है तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न, पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न इसका मतलब क्या है कि फैमिली में कोई न कोई पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मेजरली है, ट्रीट नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है स्ट्रेस। फैमिली में कोई न कोई मेजर स्ट्रेस है जो चल रही है, उसकी वजह से भी उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं मेंटल डिसऑर्डर होने के। जैसे फॉर एग्जांपल दृश्यम मूवी के अंदर जो अजय देवगन की जो उनके अंदर एक स्ट्रेस हो गया था, यानी कि उसकी जो बच्ची थी उसके अंदर देखने को मिलता PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर देखने को मिल रहा था। ये होता है साइको सोशल फैक्टर। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चरल फैक्टर के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, वार एंड वायलेंस। किसी भी एक कम्युनिटी की दूसरी कम्युनिटी के साथ में वार छिड़ गया है, या फैमिली के अंदर वायलेंस हो रहा है, या एक फैमिली से दूसरी फैमिली के बीच में जंग छिड़ी हुई है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में भी जंग छिड़ी हुई है, तो भी वहां के पर्सन्स में क्या देखने को मिल सकता है, मेंटल डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है सोशल चेंजेज। सोसाइटी के अंदर जल्दी जल्दी से चेंजेज देखने को मिल रहा है, सोशल चेंजेज एंड टेक्नोलॉजी। सोशल चेंजेज एंड टेक्नोलॉजी की वजह से भी पेशेंट पर्सन के अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की वजह से भी पर्सन के अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अदर फैक्टर की। अदर फैक्टर के अंदर जो आते हैं वो आते हैं
कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर आते हैं, देखिएगा। लो आईक्यू लेवल, लो आईक्यू लेवल, लॉस ऑफ बिजनेस, न्यूरो ट्रांसमीटर इम्बैलेंस, अनमेरिड लव फेलियर, लव फेलियर, then loss of job, then loss of job। तो ये होते हैं रिस्क एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। देखिएगा, बात करते हैं कि एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं मेंटल डिसऑर्डर के। तो एग्जैक्ट एटियोलॉजी तो क्या होती है, अननोन देखने को मिलती है। क्या होती है, एग्जैक्ट एटियोलॉजी क्या देखने को मिलती है, अननोन देखने को मिलती है। लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं। रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर, साइको सोशल फैक्टर और सोशियो कल्चरल फैक्टर और अदर फैक्टर्स। तो आज अपने ये मेंटल डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किया कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। देखिएगा, एक बार समराइज करते हैं कि कौन से के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। देखिएगा, सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया कि मेंटल हेल्थ क्या होता है कि किसी भी पर्सन का अपने माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट का अपने इन्वायरमेंट के साथ अगर एडजस्ट हो रहा है तो क्या कहलाता है, मेंटल हेल्थ कहलाता है। मेंटल हेल्थ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि पर्सन का सेल्फ अपने आप के प्रति कंफर्टेबल होना चाहिए, दूसरे पर्सन के प्रति कंफर्टेबल होना चाहिए, और जो अपना पर्सन है वो क्या करना चाहिए, अपनी बेसिक नीड को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए। अगर इस नॉर्मल मेंटल हेल्थ के अंदर कोई डेविएशन आ जाता है या कोई चेंजेस आ जाता है तो कहलाता है मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस। बात करें मेंटल डिसऑर्डर की कि मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, तो मेंटल डिसऑर्डर दो टाइप्स के होते हैं, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। कौन कौन से होते हैं, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। ये मेजर मेंटल इलनेस होते हैं, जबकि माइनर मेंटल इलनेस होते हैं। जो साइकोसिस होते हैं इसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन की नीड पड़ती है, जबकि न्यूरोसिस के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन की नीड नहीं पड़ती है। साइकोसिस को भी फर्दर दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, ऑर्गेनिक साइकोसिस एंड फंक्शनल साइकोसिस। ऑर्गेनिक साइकोसिस को भी दो टाइप से डिवाइड किया गया है या दो डिसऑर्डर्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, डिलीरियम एंड डिमेंशिया। फंक्शनल साइकोसिस के अंदर तीन डिसऑर्डर इंक्लूड किए गए हैं, एमएसडी, मेनिया, सिजोफ्रेनिया एंड डिप्रेशन। देन बात करें न्यूरोसिस की, तो न्यूरोसिस के अंदर कितने डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, चार डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। कौन से हैं, कोवा, फोबिया, ओसियन, ओसीडी एंड हिस्टीरिया, देन एंजाइटी, न्यूरोसिस। ऑल न्यूरोसिस आर मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन मेल के अंदर देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट डिप्रेशन। डिप्रेशन इज मोर कॉमन इन फीमेल के अंदर देखने को मिलता है, जबकि ऑल न्यूरोसिस आर मोर कॉमन इन फीमेल। आगे बात करते हैं डिफरेंस इन बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस, कि साइकोसिस और न्यूरोसिस के बीच में मेजरली क्या डिफरेंट देखने को मिलते हैं। तो देखिएगा, एक टेबल के द्वारा अपन इसको समझते हैं कि क्या क्या मेजर डिफरेंस देखने को मिलते हैं। एक साइड है पिक्चर्स, देन साइकोसिस, देन न्यूरोसिस। बात करें डेफिनेशन की, जो साइकोसिस होते हैं मेजर मेंटल इलनेस होते हैं या मेजर मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, जबकि न्यूरोसिस माइनर मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें, साइकोसिस यूजुअली रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन, जबकि न्यूरोसिस के अंदर यूजुअली डज नॉट रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन। सीवियरिटी की बात करें, साइकोसिस वेरी सीवियर होते हैं, जबकि न्यूरोसिस लेस सीवियर होते हैं। बात करें इनसाइट की, साइकोसिस के अंदर इनसाइट एब्सेंट होती है, जबकि न्यूरोसिस के अंदर इनसाइट प्रेजेंट होती है। देन बात करें साइकोसिस के अंदर जजमेंट की, जजमेंट क्या होते हैं, साइकोसिस के अंदर एब्सेंट होते हैं, जबकि न्यूरोसिस के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन की बात करें तो साइकोसिस के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, जबकि न्यूरोसिस के अंदर एब्सेंट देखने को मिलते हैं। जजमेंट की बात करें, साइकोसिस के अंदर एब्सेंट, देन न्यूरोसिस के अंदर प्रेजेंट। कॉन्टेक्ट टू रियलिटी, साइकोसिस के अंदर नो कॉन्टेक्ट टू रियलिटी, देन साइकोसिस का न्यूरोसिस के अंदर कॉन्टेक्ट टू रियलिटी। पर्सनालिटी की बात करें तो साइकोटिक पर्सन के अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, जबकि न्यूरोसिस के अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्गेनाइज नहीं होती है, यानी कि ऑर्गेनाइज रहती है। एग्जांपल की बात करें तो साइकोसिस के अंदर डिलीरियम, डिमेंशिया, मेनिया, सिजोफ्रेनिया,
डिप्रेशन डिसऑर्डर इंक्लूड किए जाते हैं, जबकि न्यूरोसिस के अंदर फोबिया, ओसियन, हिस्टीरिया एंड एंजाइटी न्यूरोसिस को इंक्लूड किया गया है। मेजर ट्रीटमेंट की बात करें तो साइकोसिस का ट्रीटमेंट मेजर होता है ईसीटी एंड साइको फार्मेकोलॉजी, जबकि न्यूरोसिस का साइकोथेरेपी एंड साइको फार्मेकोलॉजी। साइको फार्मेकोलॉजी के अंदर 4 कैटेगरीज इंक्लूड की गई है, एंटी साइकोटिक ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी मैनिक ड्रग, देन एंटी एंजाइटी ड्रग्स। ये तो होता है इंडियन क्लासिफिकेशन। बात करें इसके बाद नेक्स्ट ICD-10 क्लासिफिकेशन। ICD-10 क्लासिफिकेशन बात करते हैं तो ICD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ग्रुप 5 के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ICD-10 की फुल फॉर्म क्या होती है, तो 10 है ये क्या है, वर्जन है या एडिशन है। तो ICD है ये डेवलप किया गया था WHO के द्वारा। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टैब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 को, और इसीलिए एवरी 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, जेनेवा में है, और जेनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न है। तो 7 अप्रैल 2024 की जो थीम थी वो माय हेल्थ इज माय राइट थी। बात करें तो ICD-10 है, उसके अंदर ICD-10 के अंदर ऑल जो मेंटल डिसऑर्डर है उसको कहां पे रखा गया है, F चैप्टर के अंदर रखा गया है, और F चैप्टर होते हैं F00 से F99 के अंदर। देन बात करते हैं ICD-10 के अंदर कि इसके अंदर कौन से F चैप्टर के अंदर कौन से मेंटल डिसऑर्डर को रखा गया है। F00 से F09 के अंदर ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर को रखा गया है, जिसके अंदर डिलीरियम डिमेंशिया को इंक्लूड किया गया है। F10 से F19 के अंदर फसाद रखे गए हैं, बोले तो साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। देन F20 से F29 के अंदर सिजोफ्रेनिया को रखा गया है। सिजोफ्रेनिया क्या होता है, मेजर डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर, अफेक्ट एंड थॉट। देन बात करते हैं F30 से F39 के अंदर मूड डिसऑर्डर को रखा गया है। मूड डिसऑर्डर के अंदर मेनिया एंड डिप्रेशन को इंक्लूड किया गया है। F40 से F48 के अंदर न्यूरोसिस को रखा गया है। न्यूरोसिस के अंदर फोबिया, ओसियन, हिस्टीरिया एंड एंजाइटी न्यूरोसिस इंक्लूड किया गया है। F50 से F59 के अंदर ईटिंग डिसऑर्डर को रखा गया है, जिसके अंदर आता है पाइका, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। देन बात करते हैं F60 से F69 के अंदर हैबिट एंड पर्सनालिटी या साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर को रखा गया है। F70 से 79 के अंदर मेंटल रिटार्डेड वाले पर्संस को रखा गया है। F80 से F89 के अंदर किसको रखा गया है, लर्निंग या डिसेबिलिटी डिसऑर्डर को या डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को रखा गया है। F90 से F99 के अंदर चाइल्डहुड डिसऑर्डर, जिसके अंदर इमोशनल बिहेवियर या ऑटिज्म टाइप के डिसऑर्डर को पर्सन को रखा गया है। और स्पेशली बात करें अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर को वैसे तो इंक्लूड किया गया है F90 से 99 के अंदर, लेकिन स्पेसिफिक बात करें तो F99 के अंदर रखा गया है। बात करें DCM क्लासिफिकेशन की बात करें तो DCM क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये है जो कहां पे रनिंग होता है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर। DCM का मतलब क्या है, डायग्नोस्टिक प्रैक्टिकल मैनुअल। जो 5 है वो क्या है, वर्जन या एडिशन है, डेवलप किया गया है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा। इसके अंदर 5 एक्सिस कौन कौन से एक्सिस देखेगा, 5 एक्सिस। एक्सिस 1 इसके अंदर साइकेट्रिक डायग्नोसिस को रखा गया है। एक्सिस 2 के अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर या मेंटल रिटार्डेड पर्सन को रखा गया है। एक्सिस 3 के अंदर जनरल मेडिकल कंडीशन को रखा गया है। एक्सिस 4 के अंदर साइको सोशल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम को रखा गया है। एक्सिस 5 के अंदर असेसमेंट ऑफ करंट ईयर एंड लास्ट 1 ईयर को रखा गया है। देन बात करते हैं इसके बाद, ये तो होता है क्लासिफिकेशन। देन इसके बाद होता है इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो एग्जैक्ट इटियोलॉजी होती है, अननोन होती है। लेकिन बात करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, तो देखिएगा रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। 4 कैटेगरी के रिस्क फैक्टर होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोसोशियल फैक्टर, सोशियो कल्चरल फैक्टर एंड अदर फैक्टर। बात करें बायोलॉजिकल फैक्टर, इसके अंदर फर्स्ट है जेनेटिक हिस्ट्री या फैमिली की हिस्ट्री। उसके फैमिली में कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो आने वाले बच्चे हैं उनमें भी डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि सिंगल पेरेंट के अंदर सिजोफ्रेनिया है तो उनके बच्चों में 10% चांसेस बढ़ जाते हैं सिजोफ्रेनिया होने के। यदि दोनों पेरेंट में सिजोफ्रेनिया है, मदर एंड फादर में, के बच्चों में 40% चांसेस बढ़ जाते हैं सिजोफ्रेनिया होने के। इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर। कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर क्या होता है, जिस प्रकार की पेशेंट की पर्सनालिटी होती है उसी प्रकार का उसके अंदर डिसऑर्डर्स देखने को मिलता है। जैसे एक्सट्रोवर्ट वाले पर्सन के अंदर मेनिया डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंट्रोवर्ट पर्सन के अंदर डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एंजियस वाले पर्सन के अंदर एंजाइटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑब्सेसिव वाले पर्सन के अंदर ओसीएन या ओसीडी के चांसेस बढ़ जाते हैं, थर्ड टाइप ऑफ पर्सनालिटी के अंदर सिजोफ्रेनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, मेलानकोलिक के अंदर डिप्रेशन एंड साइक्लोथाइमिक के अंदर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिससे पर्सन के अंदर कभी खुशी कभी गम वाली फीलिंग आती है। नेक्स्ट है फिजिकल डेप्रिवेशन। पर्सन को प्रॉपर रूप से फूड, क्लोथ, शेल्टर नहीं मिलते हैं तो भी पर्सन के अंदर मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट है फिजिकल हैंडीकैप, डीपनेस, डंपनेस और ब्लाइंडनेस प्रेजेंट है तो भी उनके अंदर मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है साइको सोशल फैक्टर, मैटरनल डेप्रिवेशन, उसकी जो पर्सन है उसकी मदर का लॉस हो गया है तो उसके अंदर भी चांसेस बढ़ जाते हैं मेंटल डिसऑर्डर होने के। पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न, फैमिली के अंदर कोई ना कोई पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर प्रेजेंट है या लॉन्ग टर्म से फैमिली के अंदर स्ट्रेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल फैक्टर के अंदर वार एंड वायलेंस, यानी फैमिली के अंदर वार है या एक कम्युनिटी दूसरी एक परिवार के साथ दूसरे परिवार के साथ या एक स्टेट के साथ में वार छिड़ा हुआ है या घर में डेली डेली वायलेंस होता है तो भी उसकी फैमिली मेंबर के अंदर मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सोशल चेंजेस एंड टेक्नोलॉजी, जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी हिसाब से पर्सन के अंदर मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। देन अनएम्प्लॉयमेंट, देन बात करते हैं अदर फैक्टर के अंदर बात करते हैं लो आईक्यू लेवल वाले पर्सन के अंदर लॉस ऑफ बिजनेस, न्यूरोट्रांसमीटर इंबैलेंस, अनमेरिड पर्सन के अंदर लव फेलियर एंड लॉस ऑफ जॉब वाले पर्सन के अंदर भी मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। ये होते हैं कंप्लीट आपके मेंटल हेल्थ क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशंस क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं कि उसके जो इटियोलॉजी और रिस्पेक्ट क्या होते हैं। तो यूं जमीन पर बैठकर क्या देखता है, पंखों को खोल प्यारे, ये जमाना उड़ान देखता है। बाय बाय, गुड नाइट।